नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेव पर, जहां हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा तथा रणनीतिक विकास के महत्वपूर्ण समाचार से भरा परिक्रमा का एपिसोड लाते हैं। आज की परिक्रमा का ये एपिसोड राष्ट्रीय समाचारों से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक चलेगा। ये समाचार न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के बारे में है, बल्कि वैश्विक तनावों को भी उजागर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय समाचारों पर दृष्टि डालते हैं। राष्ट्रीय समाचार। सबसे पहला समाचार यह है कि बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की सुविधा से पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 HTT-40 सीरीज प्रोडक्शन विमान कोड H4001 सफलतापूर्वक आकाश में उड़ान भर चुका है। यह विमान आने वाली पीढ़ी के वायु योद्धाओं को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है। पूरी तरह से एरोबेटिक और 2 सीटों वाला ये टर्बोप्रॉप विमान बेसिक फ्लाइट ट्रेनिंग, एरोबेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग तथा रात की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। हनीवेल गैरेट TPE 331-12B इंजन से संचालित, जो 1100 शक्ति SHP की क्षमता रखता है। ये विमान पहले प्रोजेक्ट में हुई देरी के बाद भारत की आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई प्रदान करता है। अब हाल बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ेगा, जो स्वदेशी प्रशिक्षण विमानों की आवश्यकता को पूरा करेगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण समाचार स्पेन से जुड़ा है, लेकिन भारत के लिए भी प्रासंगिक है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस सुविधा को 6 एयरबस 321 विमानों को भारतीय वायुसेना के लिए अवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में बदलने का कार्य सौंपा गया है। ये 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में मंजूर हुआ था, जिसका उद्देश्य सीमा पर निगरानी को मजबूत करना है। ये विमान पहले एयर इंडिया के थे और अब नेट्रा MK2 प्रोग्राम के अंतर्गत सैन्य उपयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। इनकी डिलीवरी 2026 से 2027 में शुरू होगी। उड़ान परीक्षण 2028 से 2029 में, पहला विमान 2030 में शामिल होगा तथा पूरा कार्य 2033 से 2034 तक चलेगा। इसमें DRDO के उन्नत रडार सिस्टम लगाए जाएंगे, जो लंबी उड़ानों के लिए विशेष क्षमता प्रदान करेंगे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि यह समय सीमा अधिक है, वो भी तब जब सीमा पर हर 2 से 3 वर्ष में तनाव बढ़ता रहता है। साब जैसी कंपनियां अपने एरिए एडवर्सियस को 2 से 3 वर्षों में तैयार कर लेती है, लेकिन एयरबस प्रोजेक्ट में जटिल परिवर्तनों के कारण देरी हो रही है। यह प्रोजेक्ट भारत की हवाई निगरानी क्षमता को दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तीसरा समाचार जो भारत की वैश्विक छवि को चमका रहा है, वो ये है कि 20 से अधिक देशों ने भारतीय वायुसेना के साथ हवाई युद्ध अभ्यास में भाग लेने का अनुरोध किया है। यह हमारी वायु शक्ति और तकनीकी दक्षता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। इन अभ्यासों से आपसी तालमेल बढ़ेगा, संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी होगी तथा आपदा राहत और शांति मिशनों में सहयोग मजबूत होगा। पहले गरुड़ एक जैसे अभ्यास में फ्रांस के साथ सफलता मिली थी और अब कई राष्ट्र शामिल होना चाहते हैं, जो भारत की क्वाड और अन्य साझेदारियों को और मजबूत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब बात अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। सबसे पहले नाटो के महासचिव मार्क रुट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा प्रहार किया है। रुट ने कहा कि पुतिन धन, सैनिकों और विचारों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जबकि रूस यूक्रेन पर युद्ध को जारी रखे हुए है। ये वक्तव्य ऐसे समय में आया जब यूक्रेन युद्ध ने 3रा साल पूरा किया और पश्चिमी प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। रुट लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने संकल्प समूह यानी कोलिशन ऑफ द विलिंग के नेताओं से मुलाकात की। ये समूह यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता देने वाले देशों का गठबंधन है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं। बैठक का फोकस यूक्रेन को उन्नत हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करना था। रुट ने स्पष्ट कहा कि नाटो पुतिन की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समाचार पूर्वी यूरोप से है, जहां लिथुआनिया ने हवाई अड्डों को बंद कर दिया और बेलारूस सीमा पर सभी क्रॉसिंग रोक दी है। कारण रहस्यमयी गुब्बारों की दृष्टि है,
जो सुरक्षा खतरे का संकेत दे रहे हैं। लिथुआनिया की वायुसेना ने बेलारूस की ओर से आने वाले संदिग्ध गुब्बारों को स्पॉट किया और इन्हें जासूसी या तोड़फोड़ का माध्यम माना। विल्नियस और अन्य हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हो गई, जबकि सीमा पर आवाजाही पूरी तरह ठप है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये गुब्बारे रूस बेलारूस गठबंधन से जुड़े हो सकते हैं, जो यूक्रेन युद्ध के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड युद्ध रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जो नाटो सदस्य लिथुआनिया की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। तीसरा समाचार वैश्विक आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें 24 अक्टूबर 2025 की शाम पेरिस में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) ने घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे सूची से हटा दिया गया है। ये अफ्रीका की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के विरुद्ध कड़े कदम उठाकर सफल हुई। दक्षिण अफ्रीका के मंत्री बोले, ये बड़ी जीत है, लेकिन संस्थाओं को मजबूत करना बाकी है। नाइजीरिया के सलाहकारों ने कहा कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि विदेशी पूंजी में 7.6% वृद्धि हो सकती है। लेकिन क्या इससे अन्य देश प्रेरित होंगे? मैं आपका ध्यान पाकिस्तान पर ले जाना चाहता हूं, जो 2018 से ग्रे सूची में अटका पड़ा है और लगातार आतंकवाद का पोषण कर रहा है। पाकिस्तान ने पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाई। FATF की 2022 रिपोर्ट में ऑन साइट विजिट की बात थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यदि नवंबर तक सुधार न हुआ तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और निर्यात प्रभावित होगा। दोस्तों, ये थे आज की परिक्रमा के प्रमुख रक्षा समाचार। अब आपके विचार के लिए कुछ प्रश्न। HTT-40 और AWACS जैसे प्रोजेक्ट भारत को मजबूत बनाएंगे या नहीं? अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेंगी? पाकिस्तान की FATF स्थिति पर आपका क्या विचार है? कमेंट्स में साझा करें। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं परिक्रमा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।